दोस्तों सॉरी, मैं आज जाम में फंस गया था भागता हुआ। अभी आज ऑफिस आया हूँ। 31 अक्टूबर है और आज ही वाल्मीकि दिवस है। हमारे शोषित, वंचित और जिसे शूद्र, छुआछूत से और बहुत ही नीचे तबके के लोगों को माना जाता है, जिन सफाई कर्मचारी कहा जाता है, कहीं कहीं कुछ और, जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है जात के नाम पे, काम के नाम पे। आज वाल्मीकि दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है और आपको इसकी शुभकामना है कि वाल्मीकि जी हिंदू सनातन धर्म का बहुत ही खूबसूरत और धार्मिक पुस्तक रामायण की रचना की। हमारे जो अगले जाति या ब्राह्मण है वो कहते हैं हमारे वाल्मीकि जी हैं, जबकि वो अति पिछड़े वाल्मीकि समाज जो सफाई, मैला ढोना, गंदगी को साफ करने वाले लोग का एक तबका बना दिया, जिसे दूरियां बना करके रखा गया, असमानता की खाई बढ़ा दी गई। वो वाल्मीकि जी ने हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की। हम सब उसे पढ़ते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करने की भरपूर कोशिश करते हैं, और राम की तरह आदर्श बनने का हर एक हिंदू, हर एक उस मानव को बहुत ही लालसा होती है कि मानवीय मूल्यों पर, शांति, सद्भावना पर, लोगों की इज्जत और सम्मान पर आगे बढ़ें। यह हमारी रामायण की मुख्य बिंदु है। लेकिन आज राम के नाम पर, रामायण के नाम पर जो राजनीतिक हो रहा है, जो हमारे पीछे भेदभाव किया जा रहा है, वो सुंदर नहीं है। तो मैं आज, चूँकि हर दिन आपसे वादा किया कि 1 बजे आएंगे, लेकिन भागता हुआ मैं आया, मुझसे देर हुई, इसलिए क्षमा। और दूसरे चरण का चुनाव बिहार में, उसका प्रचार प्रसार बहुत ही गर्मा गर्मी चल रहा है। पहले चरण में कौन विजेता रहेगा ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को है। जनता काफ़ी जाग गई है, बहुत ही गर्मी है, और देखें कि कौन किसको जिताता है, कहाँ लोकतंत्र का चेहरा अच्छा दिखता है। तो उसका चुनाव 3 नवंबर को होगा, फिर हंगामा होगा, और 7 नवंबर का तीसरे चरण का आखिरी चुनाव बिहार में है, और उसका रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा, और वहाँ से पता चलेगा कि बिहार की स्थिति क्या होगी, सभी पार्टियों की स्थिति क्या होगी, और फिर बंगाल और अन्य राज्यों की तरफ मूवमेंट होगा। तो ये हमारी राजनीतिक सरगर्मियां हैं, उस पर हम लोग बिजी हैं। सामाजिक कामों में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी मीटिंग्स, शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही बहुत सारा समय लगता है। और दूसरी तरफ समानता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पे प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं। तो समानता भी होनी चाहिए, और हमारे बीच में जो जात पात का, ऊंच नीच का जो भेद है वो मिटना चाहिए। तभी हमारा ये जो अखंड भारत है, जो विभिन्नताओं में एकता लिए हुए सुंदर भारत है, ये और सुंदर हो सकता है। कल 1 नवंबर को अलग और भी बातें होंगी। तो आइए आज हम सुशासन, जो मानवाधिकार और सुशासन पे जो किताब लिखा, उसकी जो कोट्स हैं, वो थोड़ा सा और आज भी ऐड करें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा चलेगा। तो आज हम ग्राम में रहने वाले किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं, देवता हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 60 से 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कृषि क्षेत्र से 60 से 70% लोग जुड़े हुए हैं। भारत में कृषि क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि जगह जगह बिल्डर लोग मकान बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही है और अन्य स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो खेती की ज़मीन है वो सिकुड़ती जा रही है, कम हो रही। खेती अब प्रत्येक किसान के लिए लाभ का सौदा नहीं रह गया है। लघु व मध्यम जोत के किसान तमाम समस्याओं से ग्रस्त हैं। बड़े जोत के किसान जिनके पास ज़्यादा खेती है वो थोड़ी राहत महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी सहायता मिलती है तथा वह खेती में अत्याधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का अपनाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते रहते। जबकि छोटे जोत के किसान परेशान हैं। देश के तमाम राज्यों के किसानों को साहूकारों से कर्ज लेकर खेती में लगाना पड़ता है। यदि पैदावार उपयुक्त नहीं हुई या प्राकृतिक प्रकोप की वजह से फसलें नष्ट हो गई तो किसानों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ किसान तो ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों से लड़ने को तैयार रहते हैं, परंतु कुछ किसान इतने बेबस हो जाते हैं कि वे आत्महत्या कर लेते हैं। विगत 15 वर्षों में पूरे देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने की पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। एशिया के देशों में जहां चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया जैसे देश कृषि क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, विकसित और औद्योगिक राष्ट्र होने के बावजूद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कृषि उत्पादन में भी काफ़ी आगे है। यूरोप के देशों में कृषि को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश भी कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी सबल आगे हैं। इन देशों में कृषि लाभ का सौदा होता है। दुनिया के तमाम देशों में पशुपालन की स्थिति भी भारत से बेहतर है। दूध उत्पादन या ऊन उत्पादन में यूरोप के देशों का कोई मुकाबला ही नहीं है। इनमें स्कैंडिनेवियन देश काफ़ी आगे माना जाता है। ऐसे में भारत कृषि क्षेत्र में अभी तक समुचित विकास क्यों नहीं कर पाया है, इस पर सोचने की वाली बात है। देश के विकास में कृषि क्षेत्र का काफ़ी योगदान हुआ करता था, पर अब ये काफ़ी घट गया। ये तमाम परिस्थितियां बताती है कि सिर्फ कहने के लिए ही भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र की बदहाली आज भी बनी हुई है। किसानों को उचित दाम व सही समय पर न तो उन्नतिशील बीज मिल पाती है, न ही सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन है। यहाँ तक कि कीटनाशकों के बारे में भी भारतीय किसानों को बहुत ही कम जानकारी है। भारत का किसान अत्यंत परिश्रमी है, परंतु उसे यह भी नहीं बताया जाता है कि कौन से मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा पैदा होगी, किन फसलों में कितने उर्वरक खाद वे का उपयोग होगा, कितनी मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए, इसकी भी पूर्ण जानकारी किसानों को नहीं मिलती। कहने को पूरे देश में कृषि केंद्र बना दिए गए हैं, पर देश के तमाम जिलों में कृषि विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं और देश के कई जगहों पर वैज्ञानिक कृषि क्षेत्र पर शोध भी हो रहे हैं। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में छात्र कृषि ग्रेजुएट और कृषि पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। इनमें से ज़्यादातर छात्रों को कृषि क्षेत्र में काम करने का मौका ही नहीं मिलता। वे जीविकोपार्जन के लिए अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। इनकी शिक्षा का लाभ न तो इन छात्रों को मिल पाता है, न ही देश को, किसानों को और न ही कृषि क्षेत्र को मिल पाता है। हमारे देश में कृषि क्षेत्र पर यदि गहन पूर्वक विचार किया गया होता, इन कृषि स्नातकों और पारा स्नातकों को कृषि क्षेत्र में से जोड़कर कार्य करने की सुविधा होती। इन्हें कृषि क्षेत्र में काम करने का मौका यदि मिलता तो कृषि क्षेत्र की दशा बेहतर होता। सरकार की ये दूरदर्शिता और असफलता नीति ही किसानों की परेशानी का कारण बनती है। आगे आने वाले समय में पूरे विश्व में भीषण खाद्यान्न संकट पैदा होने वाला है। भारत भी इन परिस्थितियों से बच नहीं सकता। ऐसे में यदि उचित कदम नहीं उठाया गया तो कृषि क्षेत्र काफ़ी तबाही का शिकार होगा और किसानों की दुर्दशा और ज़्यादा होने लगेगी। किसान अपनी ज़मीनें बेचकर या तो शहरों में बसने लगेंगे या फिर दूसरा काम करने लगेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम उन अछूत भाइयों जिसको कहते हैं, उनकी श्रद्धांजलि देते हुए उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए समानता का, एकता का, भाईचारे का, ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का मुहिम है, अहरा नेशनल पार्टी का जो मुहिम है, उसको आगे बढ़ाएगी। और हम तमाम भारत के 36 राज्यों और बाहर के में जो हमारे मानवाधिकार के लोग हैं
वो असमानता को ख़त्म करने के लिए, असमानता की खाई को ख़त्म करने के लिए सभी के साथ मिल करके एक ह्यूमन चैन मानव श्रृंखला बनाएं और आगे बढ़ें। फिर हम आपसे कल 1 बजे समय पर मिलने की पूरी प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ें और जुड़ते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका डॉक्टर एमी दुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अहरा और एनपी। नमस्कार, जय हिंद।